दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद स्थापक और इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराना चाहते हैं। परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, कई पुस्तकों के लेखक रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के धनी हैं। कुशलेंद्र श्रीवास्तव जी, स्वागत है। कल आपका पुस्तक का विमोचन है, तो इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो हाँ, ये कल हमारी 6 किताबों का विमोचन है और बहुत सुखद अनुभूति इस बात की है कि ये इन 6 किताबों में 51वीं किताब सागर किनारे उसका भी विमोचन है। मतलब ये हुआ कि हमारी कल विमोचित होने वाली किताबों के साथ 51 किताबों की श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी और बहुत सारे विषयों पे लेखन हुआ है। पर ये जो 6 किताबें कल जिनका हम विमोचन करने जा रहे हैं उसमें बाल साहित्य भी है, कहानी भी है, व्यंग उपन्यास भी है और एक रामायण पे आधारित किताब भी है। लेखनी की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल हमारा आनुवांशिक लेखन है। हमारे बड़े भैया भी लिखते हैं, वो भी बहुत, उनकी 30-35 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। हम कॉलेज बल्कि स्कूल के स्टूडेंट थे, तब से हमने लिखना शुरू किया। हमारे पास जो उपलब्धता में व्यंग है वो 1982 में नवीन दुनिया में छपा हुआ व्यंग वो हमारे पास उपलब्ध है। इसका मतलब ये कि लगभग 1982 से तो हमारा लेखन अखबारों तक पहुंच गया था, मतलब मैच्योर हो गया था। तो इसके पहले हमने कब लिखा वो स्मरण में फिलहाल नहीं है। मुख्यतः किस विषय पे आप ज़्यादा लिखते हैं? दरअसल हमारा मुख्य विषय व्यंग है और हमने व्यंग को लेके बहुत काम किया है। कहानी भी उसमें जुड़ी हुई है। व्यंग और कहानी इन दोनों को हम साथ लेके चले हैं। दरअसल होता ये है कि पत्रकारिता में जब हम आगे बढ़े और हमने फील्ड पे जाके देखा तो हमको ऐसा लगता है कि पत्रकारिता के जो विषय हम उठाते हैं, चूँकि पत्रकारिता और संवाद प्रेषण में लिमिटेशंस होती हैं, उनको हम ज़्यादा भावुकता और संवेदनशीलता के साथ उनको प्रस्तुत नहीं कर सकते। पर साहित्य में जब हम कहानी लिखते हैं या व्यंग लिखते हैं तो हम उसमें विस्तृत सब चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमने अपने जब व्यंग लिखना शुरू किया तो व्यंग का विषय ये बनाया कि हम सामाजिक चेतना के बारे में लिखें, हम समाज के लोगों के साथ जो हो रहे हैं अन्याय के बारे में लिखें। वो अन्याय प्रशासनिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, बुनियादी स्तर पे हो, उनको हम व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और लगभग कहानी की भी यही थीम होती है। हम पत्रकारिता में ऐसे कई दृश्य हमारे आँखों के सामने आए जब हमने देखा कि कोई असहाय महिला, असहाय व्यक्ति, उसको न मदद मिल रही है, वो गरीब से गरीब होता चला जा रहा है, उसके नाम पे दूसरे लोग फ़ायदा ले रहे हैं। तो हमने इन विषयों को पत्रकारिता से अलग हटकर कहानी का विषय बनाया और हम बड़े उससे कह सकते हैं कि हमारी कहानियाँ सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई हैं। हमारी कहानियाँ काल्पनिक विषय पर कभी नहीं होती हैं। हमारी कहानियाँ होती हैं जीवंत पात्रों पे। हमारी कहानी के किसी भी नायक को देख के आप ये बता सकते हैं कि ये नायक को हमने कहीं देखा है, क्योंकि हमने कल्पना को कभी समावेश नहीं किया है, न व्यंग में किया है और न कहानी में किया है। व्यंग के लिए हमने 2 पात्र बनाए हैं जो हमारे प्रतीक होते हैं। एक रामलाल होता है जो आम व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और एक भैया जी होते हैं जो नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमको कोई बात यदि नेताओं के खिलाफ बोलना है तो भैया जी के माध्यम से बोल देते हैं और गरीब असहाय की कोई बात बोलना है उसको रामलाल के माध्यम से बोल देते हैं। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक का दौर चल रहा है। मोबाइल पे वीडियो, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें मोबाइल पे आज उपलब्ध हैं। तो पुस्तक आप लिखते हैं कड़ी मेहनत से, तो इसको कहाँ तक देखते हैं कि वर्तमान समय में लोग इसको पढ़ें? बहुत अच्छी बात है और कई बार ये प्रश्न उठता है, पर हमको हमारे साथ सुखद ये है कि हमारी एक भी ऐसी किताब नहीं है जिसको पाठक ना मिले हों। दूर दूर तक हमारी जब सरयू के तट पर आई एक किताब जो हमने रामायण के ऊपर लिखी थी, उसको पूरे देश में मांगा गया और हमने पूरे देश में उसको भेजा और कई जगह उससे हमको अवार्ड मिले। कहानी, व्यंग, बड़े बड़े पत्रिकाओं में जो हमारी कहानियाँ छपती हैं तो बड़ा रिएक्शन आता है। तो इसका तो सीधा सा मतलब है कि पाठक आपके पास हैं। सिर्फ ये होता है कि पाठक के अनुरूप आप कुछ दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। यदि पाठक को रुचिकर आपकी कहानी लगेगी, यदि पाठक को रुचिकर आपका व्यंग लगेगा तो पढ़ेगा। वो फिर व्हाट्सएप को भूल जाएगा, वो फेसबुक को भूल जाएगा, आपकी किताब उठा के पढ़ने लगेगा। ऐसा हमारे साथ तो बहुत संयोग हुए हैं और हमारी लगभग हर किताब की डिमांड पब्लिकली रही है। वो मध्य प्रदेश अकेले में नहीं, अदर स्टेट में भी रही है। और हम बड़े विश्वास के साथ और गर्व के साथ ये बता सकते हैं कि हमारी किताबें भारत के हर कोने में पढ़ी गई हैं। लोगों ने उसमें रिएक्ट किया है, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, लोगों ने उसमें सम्मान भी दिया है।
मुख्य जो पुस्तकें हैं जो लोगों ने ज़्यादा पसंद की हैं उनके बारे में थोड़ा छोटे रूप में देखो हमारे अभी जो 6 किताबें विमोचित होने जा रही हैं उसमें 2 कहानी संग्रह हैं, एक व्यंग्य संग्रह है, एक व्यंग्य उपन्यास भी है। व्यंग्य उपन्यास का विषय बिल्कुल सीधा सीधा आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। हम बहुत सारे ऐसे समाचारों को पढ़ते हैं कि जिसमें व्यक्ति को शासकीय रिकॉर्ड में मार दिया गया है, उसमें वो मृत हो गया है, वो व्यक्ति जीवित है। अब एक जीवित व्यक्ति जो मृत घोषित हो जाता है उसको पुनः जीवित होने के लिए जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उस बिंदु को, उस विषय को हमने ये सुरमई नाद सर मैं जिंदा हूँ इस व्यंग्य उपन्यास के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हम अपने उपन्यास में उस व्यक्ति को जिंदा नहीं कर पाए, सिवा उसको भटकाने के। वो नगर पालिका गया, वो तहसील ऑफिस गया, वो बैंक गया, वो सर के पास गया, वो पार्षद के पास गया, वो विधायक के पास, हर जगह वो भटका। न्यूज़ चैनल ने भी उसकी न्यूज़ चलाई, पर वो अंततः उसको शासकीय रिकॉर्ड में हम खुद भी अपने काल्पनिक बात को जीवित नहीं करा पाए। और ये आम व्यक्ति की स्थिति भी लगभग यही होती है। हमारा जो सुरमई नाद व्यंग्य उपन्यास है जिसको विमोचित होने जा रहा है, उसको उसकी चर्चा लगभग हमको लग रहा है बहुत है। सब जगह से उसको लेके अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक सामाजिक जीवन की एक तथ्यात्मक बातों को हमने प्रस्तुत किया है कि हम जैसे खास व्यक्ति यदि नगर पालिका या किसी बड़े ऑफिस में कोई काम कराने जाए तो हमारी कोई नहीं सुनता, तो वो फिर आम व्यक्ति, रामलाल नाम का एक आम व्यक्ति, जिसको उसके साहब ने एक लाइन में बोल दिया कि तुम तो हमारे कागजों में 10 साल पहले मर गए हो, और तो वो कहता है कि भाई मैं तो आपके ऑफिस में काम कर रहा हूँ, आपने अब भी वेतन दिया है हमको, इसके बाद भी आप कह रहे 10 साल पहले मर गए। तो साहब कहते भैया यहाँ भूतों को तो हम वेतन दे सकते हैं, तो तुम भूत बने काम करते रहो, पर प्रमोशन की बात नहीं करना, उसके लिए तुमको जिंदा होना पड़ेगा। और वो अंततः जिंदा नहीं हो पाता। ये हमारी सुरमई नाद जो व्यंग्य संग्रह है उसकी थीम है। एक और महत्वपूर्ण किताब जो हम जिसको लेके बड़ा उत्सव मना रहे हैं, और वो हमारी है 51वीं किताब सागर किनारे। सागर किनारे दरअसल हमने रामायण के ऊपर कुछ लिखने का प्रयास किया था। हमने हमारी सबसे पहले किताब 1999 मात आदेश आई थी 1999 में, जिसमें हमने राम वनगमन का चित्रण किया था, नाट्य रूपांतर किया था। इसके बाद हमारी किताब आई सरयू के तट पर, जिसमें हमने वनगमन से उसको आगे बढ़ा के भरत मिलाप तक उस नाट्य रूपांतर को पहुंचाया। सरयू के तट बहुत पॉपुलर किताब है हमारी, और देश के हर कोने में उसको पढ़ा गया है। बहुत सारे अवार्ड उसने सरयू के तट ने हमको दिए हैं। अब इसके बाद का एक भाग हमको और लिखना था, जो हमने सागर किनारे के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है। इसमें हमने सीता हरण के प्रसंग को शामिल किया है। उसमें हमने सबरी के संवाद, सबरी से राम भगवान के मिलन को शामिल किया है। और इसका बहुत मुख्य जो पार्ट है वो है लंका दहन का, जिसमें रावण और हनुमान जी के बीच का संवाद है, जिसमें माता सीता से हनुमान जी के मिलन का संवाद है। वो अद्भुत संवाद है, और ये एक नाट्य रूपांतर है। थीम वही है। आज की तारीख में हमारी सोच बदल चुकी है। हम रामायण को आज के हिसाब से किस दृष्टि से देखें, उस दृष्टि को हमने इस किताब में शामिल करने का प्रयास किया, और इसलिए हम इस किताब को लेकर बहुत उत्साहित हैं। हमको लग रहा है जैसे सरयू के तट पे हमको बहुत रिस्पांस मिला, लोगों ने हमको पाठक मिले, वैसे ही ये सागर किनारे किताब पे भी पाठकों का एक बड़ा समूह रहेगा जो हमारे साथ जुड़ेगा, और लोग इसको पसंद करेंगे। युवा वर्ग जो लिखने के शौकीन है उनके लिए क्या संदेश देना चाहें? लिखने के लिए अध्ययन जरूरी है। हमने जीवन में 2 बातें सीखी हैं, अध्ययन, स्वाध्याय और सत्संग। जब हम अध्ययन करते हैं तो लिखने की प्रेरणा मिलती है। आज के दौर में पढ़ने की क्षमताएं लोगों की सीमित हो गई हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं, और बगैर पढ़े लिखने में आपकी गहराई नहीं आ पाती। आप जितना पढ़ेंगे आपके पास शब्द का भंडार होगा, भाव मिलेंगे, आपको उसमें व्याकरण के बहुत सारे दृष्टिकोण मिलेंगे। जब आप अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और सत्संग करेंगे, जब आप किसी विषय को लेकर डिस्कशन करेंगे, तो आपको लिखने की प्रेरणा स्वमेव मिलेगी। आप ये मान लें कि बहुत सारे लोग कविताएं लिख रहे हैं, बहुत सारी कहानी लिख रहे हैं, पर उस कविता में कितनी कविता है ये महसूस करना है। आपने तो 4 लाइनें लिख दी, कहा ये हमारी कविता है, पर उसमें वाकई कितनी कविता है। एक कहानी आपने लिखी, उसमें वाकई कितनी कहानी है, ये साहित्य कहलाता है। यदि उसमें आपने जो लिखा उसमें कहानी नाम दिया आपने, और उसमें कहानी वाकई है, तो वो कहानी है, फिर वो साहित्य है। पर यदि आपने सिर्फ कागज़ भरने के लिए कहानी लिख दी, कागज़ भरने के लिए कविता लिख दी, तो हमको लग रहा है कि ये बेईमानी है, साहित्य के साथ बेईमानी है। पर हमारा नरसिंहपुर ज़िला और ख़ासकर गाड़ावाड़ा इतना समृद्ध
और परिपक्व शहर है और ज़िला है कि यहाँ साहित्य की तो हमारे पास जो डॉक्टर मंजुला ने जो शोध किया था उसमें 1859 के साहित्यकारों तक का उन्होंने उल्लेख किया है। तो हमारी साहित्य परंपरा बहुत पुरानी है। यहाँ के कई साहित्यकार राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हुए हैं। सत्यप्रसाद द्विवेदी थे, लाला ओंकार प्रसाद वज्र थे, आशुतोष राणा जी हैं। तो यहाँ साहित्य बहुत समृद्ध है और यहाँ आज भी जो लोग लिख रहे हैं वो भी बहुत गहराई के साथ लिख रहे हैं, अध्ययन करने के साथ लिख रहे हैं। तो सिर्फ एक संदेश है कि आप पढ़ें, अध्ययन करें, अध्ययन करेंगे तो लेखन करें। अध्ययन यदि आप नहीं कर पा रहे तो लेखन को आप वहीं बंद कर दें, क्योंकि आपका लेखन सार्थक नहीं होगा। कल आपका पुस्तकों का विमोचन है, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ थे कुशलेन्द्र श्रीवास्तव जी, जिनका कल पुस्तकों का विमोचन है। तो हम बधाई देते हैं इनको, और आगे होगी आपसे किसी अन्य खबर पर मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।